आप सभी का स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में, जहां हम सीजन 2 के एपिसोड 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सभी आइस बियर्स को मारने के बाद जिनवू उन्हें अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। वहीं गेट के उस पार योनहो और बाकी सभी 3 घंटे से जिनवू और बाकी हंटर्स के लौटने का इंतजार कर रहे थे। डोंगसो कहता है तुम्हारा वो जिनवू अब तक मर चुका होगा, मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया। फिर डोंगसो कहता है 1 मिनट, अगर संग जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का पार्ट नहीं है तो वो स्ट्राइक टीम में कर क्या रहा था? जिस पर आन कहता है वो एक्चुअली मेरी जान पहचान का था ना, और उसे सी रैंक रेड ऑब्जर्व करनी थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। डोंगसो आन का गला पकड़कर हवा में उठा देता है और कहता है मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है जिससे तुम टैलेंटेड नए बंदों को ढूंढ सकते हो। इससे पहले डोंगसो आगे कुछ कहता, योनहो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है उसे जाने दो। इस मूवमेंट पर दोनों खुद को रोक नहीं पाते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। अब इनके अटैक का क्या रिजल्ट हुआ वो हमें आगे मालूम चलेगा, पर यहाँ सीन शिफ्ट होता है रेड गेट के अंदर, जहाँ आइस स्लेयर्स ने किम के सभी टीम मेंबर्स को मार दिया है। जिसके बाद किम भागते भागते वो पेड़ों वाले एरिया में आ जाता है जहाँ जिनवू और उसकी टीम रवाना हुई थी। किम कहता है इस ठंड की वजह से और अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स और खाना होता तो हम उन आइस लेयर से कभी नहीं हारते। तभी वो नोटिस करता है कि आगे ढेर सारे आइस बियर्स की लाश पड़ी थी, जिसको देखकर किम सोचता है कि क्या इतने सारे बियर्स को ई रैंक की टीम ने मारा है। फिर उसे लगता है कि घंटा उनमें इतनी ताकत होगी कि वो इतने सारे बियर्स को मार सकते हैं। ये काम जरूर आइस लेयर्स का होगा और उन्होंने इन बियर्स को मारा होगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब योनहो और डोंगसो एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, जिनचुल उन दोनों के बीच में आकर उनका अटैक रोक देता है। जिनचुल का हाथ कांपने लगा था। जिनचुल कहता है अगर तुम दोनों ने लास्ट मोमेंट पर खुद को नहीं रोका होता तो मेरे दोनों हाथों का टूटना पक्का था। वो फिर आगे कहता है एक्चुअली मैं पहला इंसान हूँ जिसने जिनवू की री अवेकनिंग का अंदाजा लगाया था, पर जब 2 महीने पहले मैंने माना मीटर से उसका रैंक मेजर किया था तो वो ई रैंक ही था, और मैं श्योर हूँ कि जिनवू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डोंगसो की पूरी स्ट्राइक स्क्वाड खत्म कर दें। डोंगसो कहता है मुझे ये बात पता है, और अगर उन्होंने ट्रैप सेट किया होता डोंगसो को मारने के लिए तब भी मैं श्योर हूँ कि जिसने डोंगसो को मारा है वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का बेटा है। जिनचुल कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता है तब क्यों तुम जिनवू के पीछे पड़े हो? डोंगसो कहता है मुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए किसी को मारने के लिए। जिसके बाद भाई का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम लो रैंक हंटर्स के पास पहुंच चुका था, और जब वो उन हंटर्स को एंजॉय करते हुए देखता है तो किम एकदम पगला जाता है और सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है? ये साले लो रैंकिंग हंटर्स अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनके पास खाना, गर्म कपड़े और सभी इक्विपमेंट्स हैं, और अगर मुझे और मेरी टीम को कुछ खाने को मिला होता तो हम उन आइस स्लेयर्स को जरूर डिफीट कर देते। इन्होंने ये सभी इक्विपमेंट्स को खुद के पास रख लिया। जिसके बाद किम चिल्लाते हुए इनके पास आता है और कहता है मेरी पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास कोई फूड या इक्विपमेंट्स नहीं थे, पर तुम लोग के पास ये सारे सप्लाईज आए कैसे? किसने ये सारा सामान मुझसे छुपाया? अगर तुम लोग उसका नाम बता दो तो मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब तक किसी ने नाम नहीं लिया तो मैं समझूंगा तुम सब इसमें मिले हुए हो। किम को पार्क पर डाउट हो रहा था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उसने टीम स्विच कर ली थी, और किम को लग रहा था कि पार्क को कॉन्फिडेंस था नहीं कि वो अकेले सर्वाइव कर पाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि जितना फूड बच पाए उतना अच्छा रहेगा, इसलिए उसने दूसरे टीम का साथ दिया। फिर जैसे ही किम की गिनती 3 तक पहुंचती है, वहाँ जिनवू आता है और उसे एक फटका मारकर कहता है तुमने ही हमें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, तो अब बकवास मत करो। यहाँ पर अब किम बेहोश हो चुका था और वो इन लो रैंकिंग हंटर्स के पास अकेले नहीं आया था। वो अपने साथ आइस लेयर्स की पूरी फौज लेकर आया था जो खुद पर कैमोफ्लेज अप्लाई किए हुए थे। पर जिनवू उन सभी के प्रेजेंस को ऑलरेडी भांप चुका था और वो उनसे कहता है कि चुप ना बंद करो, तुम्हारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है छुपाने के लिए, तो इसका कोई फायदा नहीं है, सब सामने आ जाओ। जिसके बाद आइस एल्फ का बॉस अपनी फौज के साथ उन सब के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है तो ये बात सच है कि तुम में से कोई तो पावरफुल है, मुझे लगा कि सारे ही निकम्मे और कमजोर होंगे। जिनवू कहता है क्या तुमने अभी हमने कमजोर कहा? अब यहाँ आइस एल्फ मैजिक पीस लैंग्वेज में बात कर रहा था, बट जिनवू को ये बात रियलाइज नहीं हुआ कि वो उनसे इजिली कम्युनिकेट कर पा रहा है, जिससे आइस एल्फ और जिनवू दोनों सरप्राइज हो गए थे। आइस एल्फ का बॉस कहता है चलो अच्छी बात है, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मुझे तुमको किसी से मिलाना है, इसी ने मुझे बताया कि ह्यूमंस में कोई तो पावरफुल आया है और ये तुमसे फाइट करना चाहता है। इससे पहले कि आइस एल्फ बॉस आगे कुछ कहता, जिनवू उस खबरी का सर धड़ से अलग कर देता है, और ये वही खबरी था जिसने जिनवू को मारने की धमकी दी थी। आइस एल्फ बॉस कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे फेवर में ही काम करेगा, पर इससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम इंसानों के बीच में कर क्या रहे हो? तुम तो ह्यूमन हो भी नहीं। जिनवू को कंफ्यूज देकर बॉस कहता है लगता है तुम अभी इस बात से अवेयर नहीं हो। बॉस फिर आगे कहता है कि हमारे दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है जो हमें इंसानों को हमेशा मारने के लिए कहती है, पर तुम्हारे प्रेजेंस में वो आवाज आनी बंद हो गई। जिनवू सोचता है कि क्या पता उन्हें आवाज इसलिए नहीं सुनाई दे रही क्योंकि सिस्टम ने उसे प्लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। बॉस एल्फ फिर आगे कहता है कि हमें आपस में लड़के फालतू का नुकसान सहने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हारे पीछे जो ह्यूमन खड़े हैं उनको मुझे सौंप दो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
होगा, तो डील पक्की करें। जिनवू कहता है मेरे भी कुछ सवाल है तुमसे, तुम लोग हो कौन, कहाँ से आए हो और तुम ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो। पर जो आंसर बॉस एल्फ देता है उसे सिस्टम ओवरराइड कर देता है और वो एल्फ बॉस वही सेम डील वाली बात रिपीट करता है कि तुम मुझे ह्यूमन सौंप दो वगैरह वगैरह। जिनवू को डाउट हो गया था कि सिस्टम नहीं चाहता कि वो ये आंसर सुने। जिनवू फिर एल्फ बॉस का प्रपोजल ठुकरा देता है, जिस पर एल्फ बॉस कहता है कि क्या तुम मुझसे और मेरे आदमियों से अकेले लड़ने का सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमें अकेले हरा पाओगे। जिनवू चौड़ में कहता है अकेला और मैं। जिसके बाद जिनवू की शैडो आर्मी जिसमें डार्क सोल्जर और ब्लैक आइस बियर्स प्रेजेंट थे प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर जिनवू के टीम मेंबर्स की फटने लगती है कि भैया ई क्या हो रहा है। उन्हें ये भी आभास हो गया था कि ये कारनामा जिनवू ही कर रहा होगा। जिसके बाद दोनों पार्टी की भिड़ंत शुरू होती है और एक बात यहाँ नोट करने लायक ये है कि इग्रिस भैया अभी तक फाइट में हिस्सा नहीं लिए हैं। शैडो सोल्जर्स का लेवल अप होने की वजह से फाइट में जिनवू के सोल्जर्स को आइस एल्फ को निपटाने में बहुत दिक्कत नहीं आ रही थी। जिनवू के आर्मी की संख्या तो ज्यादा थी पर उन्हें बार बार रिवाइव करने के लिए उसके पास सफिशिएंट माना नहीं था और इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आइस एल्फ के बॉस को हराया कैसे जाए, क्योंकि उसका लेवल जिनवू और इग्रिस दोनों से ज्यादा था। इसलिए अब जिनवू को और स्ट्रॉन्गर शैडो चाहिए था। आइस एल्फ अपना नाम रिवील करता है जो कि बारका था। फिर जिनवू जैसे ही बारका की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पहले वो अपने डैगर से बारका पर अटैक करता है जिसे कि वो आसानी से डिफेंड करके अपने पैर से ब्लॉक कर देता है। फिर जिनवू अपने दूसरे हाथ में उसी डैगर को समन करके दोबारा अटैक करता है जिसे कि बारका ब्लॉक करके जिनवू को 1 लाख मारता है। जिनवू के शैडो मेजेस बारका पर मीटियोर टाइप अटैक करते हैं जो कि सीधा बारका पर लैंड करती है, जिससे कि घंटा उसे कुछ नहीं होता। इतने में किम को होश आता है और उसे याद आता है कि जिनवू ने उसे मारकर बेहोश किया था। तो फिर क्या था, एक साइड से बारका जिनवू पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और दूसरे साइड से किम भी तलवार उठाता है और सीधा जिनवू की तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू इग्रिस को समन करके बारका का विजन ब्लॉक करता है, जिसके बाद इग्रिस किम को अपने तलवार से ढेर कर देता है। ये सब जिनवू के प्लान का ही पार्ट था ताकि वो किम को मारकर उसे एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर में कन्वर्ट कर दे। फिर क्या था, जिनवू अराइज कमांड कहता है और किम नाइट लेवल के सोल्जर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम जिनवू आयरन रखता है। आयरन को देखकर बारका भी एक्साइटमेंट में आकर पहले उसी पर टूट पड़ता है। बारका के डैगर की अटैक को आयरन अपने शील्ड से रोक लेता है, जिसके बाद आयरन भी अपने हथौड़े से अटैक करता है जिससे कि बारका भी डिफेंड कर लेता है। बारका फिर जिनवू से आगे कहता है कि तुम मुझे इस मन बुद्धि से कभी नहीं हरा सकते, जिस पर जिनवू कहता है तो फिर 3 लोग काफी है तुम्हारे लिए। तभी इग्रिस अपने स्वॉर्ड से बारका पर अटैक करता है, जिससे बारका बाल बाल बचता है और मौके का फायदा उठाते हुए जिनवू अपना खंजर बारका में घुसा देता है। पर यहाँ जिनवू उसके वाइटल पॉइंट्स मिस कर देता है, या यूं कहो कि बारका वाइटल पॉइंट हिट होने से खुद को बचा लेता है। इस पॉइंट पर अब केवल बारका बचा था और उसकी सारी फौज मारी जा चुकी थी, जिस पर बारका जिनवू से कहता है कि अगर मैं तुमको मार दूं तो तुम्हारे सारे मिनियंस अपने आप खत्म हो जाएंगे, और ये बोलकर वो जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद जिनवू अपना डैगर दूर हवा में फेंक देता है, जिसको देखकर बारका कहता है बड़े बेवकूफ हो, तुमने अपना हथियार हवा में फेंक दिया। पर कहानी में ट्विस्ट, जिनवू अपने कमांडर टच एबिलिटी एक्टिवेट करता है और वो डैगर सीधा बारका की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बारका डैगर को अपने हथियार से रोकना चाह रहा था, पर इस चक्कर में भाई की डैगर ही टूट जाती है, जिसके बाद आयरन उसे टाइटली पकड़ लेता है और सभी मेजेस एक बार फिर से बारका पर मीटियोर अटैक लॉन्च कर देते हैं, जो कि सीधा बारका पर लैंड करती है। बारका अभी भी डिफीट नहीं हुआ था और वो गुस्से में कहता है कि वो सबको मार देगा, पर उसी मोमेंट जिनवू अपने कैमोफ्लेज स्किल को एक्टिवेट करके अपना खंजर बारका के पेट में घुसा देता है और फिर आयरन अपने हथौड़े से फाइनल ब्लो देकर बारका की चटनी बना देता है। क्योंकि अब डंजन का बॉस डिफीट हो चुका था तो वापस गेट खुल जाती है। जाते जाते जिनवू सोचता है कि बारका के साथ क्या किया जाए, मतलब उसे भी तो अपने आर्मी में शामिल कर सकते हैं। अब बारका के साथ क्या हुआ इसका जवाब अभी कुछ ही देर में मिलेगा। तो फाइनली रेड गेट खुलने पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर योनहो को बड़ी उम्मीद थी कि किम चुल ने बॉस को हरा दिया होगा, पर धीरे धीरे जब सभी हंटर्स बाहर आने लगते हैं तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि केवल लो रैंकिंग हंटर्स और साथ में बी रैंक हंटर पार्क उस डंजन से लौट पाए हैं। आन खुश हो रहा था कि उसका अनुमान सही हुआ जिनवू को लेकर, जिसके बाद जिनवू सॉन्ग से कहता है कि उसे वो घर तक छोड़ देगा, पर तभी वहाँ गिल्ड मास्टर योनहो उसका रास्ता रोक लेते हैं और वो जिनवू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिनवू कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है अपने गिल्ड मेंबर से पूछ लो। योनहो को अब गुस्सा आ चुका था और वो कहता है मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ, हमने 6 हंटर्स खो दिए हैं इस रेड गेट में, तो मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने का पूरा हक है। जिनवू फिर चौड़ में योनहो को लुक देते हुए कहता है मैंने आपके 2 हंटर्स बचा भी लिए हैं, तो गिल्ड मास्टर होते हुए आपको मेरा शुक्रिया करना चाहिए। फिर योनहो का गुस्सा ठंडा होता है और वो जिनवू से माफी मांगता है। फिर योनहो पार्क के पास जाता है और पूछता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका मूड इतना खराब क्यों है। पार्क कहती है वो शुरुआत से ऐसा नहीं था, पर जब से उसने बॉस को हराया है तब से उसका यही हाल है। आन कहता है वो थक गया होगा, वो दिल से बुरा आदमी नहीं है। जिसके बाद योनहो आन से कहता है वो किसी भी तरह से जिनवू को व्हाइट टाइगर गिल्ड में शामिल करे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जिसके बाद जिनवू सॉन्ग को घर छोड़ देता है और सॉन्ग उसे आज के लिए थैंक्स बोलती है और ये भी कहती है आगे हम जब भी मिलेंगे तो आई विल बी काउंटिंग ऑन यू। फिर घर जाते जाते जिनवू बारका से हुई फाइट में मिली टाइगर को देख रहा होता है और उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो बारका को अपने शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था जिनवू से। फाइनली घर पहुंचकर फ्रेश होते समय जिनवू रिकॉल करता है कि ये तीसरी बार है जब उसने किसी इंसान को मारा है। नेक्स्ट डे जिनवू की मुलाकात
मुलाकात जिन्हो से होती है, जो कि अपने बचे हुए रेड्स को पूरा करने जा रहे थे और रास्ते में वो सॉन्ग को पिक कर लेते हैं। सॉन्ग और जिन्हो की क्लोजनेस को देखकर जिन्हो परेशान हो जाता है कि ये दोनों इतने करीब कब आ गए। एट द एंड वो जिन्हो को रिकॉल कराता है कि सॉन्ग अभी अंडर एज है, ताकि कुछ ऊटपटांग हरकत करने से पहले वो सही से सोच सके। पर जिन्हो के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे जिन्हो और सॉन्ग दोनों अवेयर नहीं थे। यहीं पर सीजन 2 एपिसोड 2 या एपिसोड 14 समाप्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।